हेलो फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो क्लेम बोनस। ये है हमारा GR 27। नो क्लेम बोनस वही है, कहते ये ऑन डैमेज सेक्शन पर मिलता है पैकेज पॉलिसी में, ठीक है, और सारी क्लास ऑफ व्हीकल्स में। बट मोटर ट्रेड पॉलिसी, रोड ट्रांजिट रिस्क, रोड रिस्क, इंटरनल रिस्क, इन सब में NCB नहीं मिलता। ये ध्यान रखने वाली बात है, इन सब में NCB नहीं मिलता। मोटर ट्रेड पॉलिसी, रोड रिस्क या रोड ट्रांजिट या रोड रिस्क या इंटरनल रिस्क में, ठीक है। फॉर पॉलिसी कवरिंग लाइबिलिटी इंक्लूडिंग फायर एंड थेफ्ट रिस्क, द NCB विल बी एप्लीकेबल ऑन द फायर एंड थेफ्ट प्रीमियम ओनली। जैसे किसी ने पॉलिसी करवाई है थेफ्ट की या फायर की, तो फायर या थेफ्ट के प्रीमियम पर सिर्फ की सिर्फ उसी पर उसको NCB मिलेगा, ना कि थर्ड पार्टी पर, ठीक है। एंड इंश्योर्ड बिकम्स एंटाइटल्ड NCB ओनली एट रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ द फुल ड्यूरेशन ऑफ द 12 मंथ्स। और 12 महीने के ख़त्म होने के बाद ही उसको NCB मिलेगा, जब वो रिन्यूअल करवाएगा, अपनी पॉलिसी रिन्यू करवाएगा। जो नो क्लेम बोनस है वो कहते हैं एक डिस्काउंट है जो ऑन डैमेज प्रीमियम पर मिलता है। ये कहते हैं एक तरह से फिक्स होता है कि अगर आपका एक साल में पिछले 12 महीने में कोई क्लेम नहीं है तो आपको एक डिस्काउंट दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर प्रीमियम में, तो उसको NCB कहेंगे, ठीक है। जो NCB कैन बी एकमुलेटेड अप टू मैक्सिमम 50% ऑफ द OD प्रीमियम। जो ऑन डैमेज प्रीमियम है, कहते हम इकट्ठा कर सकते हैं, एकमुलेट कर सकते हैं NCB अप टू 50% ऑफ द OD क्लेम। तो यहाँ पे आगे टेबल दिया हुआ है NCB का। ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, सभी व्हीकल्स को NCB मिलता है, ठीक है। और ये परसेंटेज दी है कि कितना हर एक साल में कितना कितना मिलेगा। जैसे जो फर्स्ट ईयर है, मानो फर्स्ट ईयर हमने 12 महीने में कोई क्लेम नहीं लिया, तो जब रिन्यूअल करवाएंगे तो 20% मिलेगा। और वैसे ही 2 साल के बाद अगर कोई 2 साल में कोई क्लेम नहीं लिया तो 25%, 3 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया तो 35%, 4 साल तक कोई नहीं लिया तो 45%, एंड 5 ईयर्स तक कोई क्लेम नहीं लिया तो 50% मिलता है, ठीक है। जो NCB बोनस है, इंश्योर्ड कैन ट्रांसफ़र फुल बेनिफिट्स ऑफ NCB। जो NCB है वो इंश्योर्ड रिन्यूअल के टाइम ट्रांसफ़र भी करवा सकता है। जैसे उसने किसी दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस करवाई, ठीक है, अदर इंश्योरेंस से कोई इंश्योरेंस ले ली उसी अपने व्हीकल की, तो उसका जो NCB है वो दूसरी पॉलिसी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, एज़ पर द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम इज़ यूनिफॉर्म। जो डिस्काउंट दिया जाता है जो NCB है वो कहते हैं यूनिफॉर्म होता है। स्टार्टिंग होता है 20% से और मैक्सिमम 50% तक NCB मिलता है। कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव मीन्स हर एक साल अगर फ्री ईयर रहता है तो वो 20% से 50% तक चला जाता है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 5 ईयर। नेक्स्ट है हमारा सनसेट क्लोज। सनसेट क्लोज हम जो हमारे पास टैरिफ है उससे पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है सनसेट क्लोज। सनसेट क्लोज में क्या है, कहते इफ़ एट द रिन्यूअल फेलिंग ड्यू एनी टाइम बिटवीन 1 जुलाई 2000 एंड 30 जून 2003, यानी एक साल में जो ये टाइम दिया हुआ है, बोथ डेज इंक्लूसिव आफ्टर कंप्लीशन इन द फुल पॉलिसी पीरियड 12 मंथ, एंड इंश्योर्ड becomes entitled to NCB 55% to 65% in the term of the tariff prevailing prior to 1 जुलाई 2002। कहते अभी कोई पहले था कि जो 1 जुलाई 2002 से पहले अगर किसी का अभी तक भी NCB चल रहा है तो वो एंटाइटल है 55% टू 65% NCB के लिए। बट जो इसके बाद वाली डेट है अगर उसका है तो वो नॉर्मल जो टेबल है उसी के अकॉर्डिंग उसको मिलेगा, ठीक है। ये आप इसको स्टॉप करके पढ़ भी सकते हो कि ये दिया क्या हुआ है, ठीक है। अगर कहते मानो आपका क्लेम अराइज हो जाता है बाद में, ठीक है, तो जो NCB है तो उसको बाद में नील कर दिया जाएगा,
चाहे आपका 65% क्यों ना चल रहा हो, ठीक है। जब रिन्यूअल हो जाएगा उसके बाद आपका नेल हो जाएगा। देयर आफ्टर एनसीबी इन एनी अर्नड विल बी टर्म ऑफ द अबव टेबल। तो और जो ऊपर दिया हुआ है टेबल उसके अकॉर्डिंग ही बाकी वाला आपको एनसीबी लगेगा, ना कि ये 55 या 65% वाला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो क्लेम बोनस ट्रांसबिलिटी। ट्रांसफ़र कैसे कब हो सकता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द एप्लीकेबल एनसीबी इज़ कंप्यूटेड, मतलब कैलकुलेट किया जाता है ऑन डैमेज प्रीमियम। जो परसेंटेज है एनसीबी की वो ऑन डैमेज प्रीमियम पे कैलकुलेट की जाती है। कहते हैं जो उसका ओरिजिनल इंश्योर्ड है, ठीक है, एंड नॉट ऑन द व्हीकल। जो एनसीबी फॉलो करता है ओरिजिनल इंश्योर्ड को, जो इंश्योर्ड है उसको फॉलो करता है, ना कि व्हीकल को, ना पॉलिसी को। वो कैसे आगे और इसका क्लियर होता रहेगा कैसे, यानी एनसीबी गाड़ी पे मिलता है बट मिलता है इंश्योर्ड को, और इंश्योर्ड को ही एनसीबी फॉलो करता है। इन द केस ऑफ कस्टमर इज स्विचिंग और चेंजिंग टू द कंपनी फ्रॉम वन इंश्योरर टू अनदर have acquired some NCB from previous insurer, insured can get the same transferred in the case of the vehicle is insured within the 90 days of the renewal due date, ठीक है। कहते हैं उसको 90 दिन मिलते हैं एनसीबी ट्रांसफरिंग के। सपोज उसकी एक्सपायरी डेट हो निकल जाने के बाद भी वो एनसीबी 90 दिन तक उसके पास ही रहता है, और चाहे उसने कुछ और या दूसरा इंश्योरर चेंज कर दिया, यानी इंश्योरेंस कंपनी चेंज भी कर दी है, फिर भी 90 दिन तक उसके पास रहेगा। अगर वो अपनी व्हीकल की पॉलिसी करवाएगा तो उसको एनसीबी मिल जाएगा, ठीक है, उस टाइम। द सेम अप्लाइज इन द केस ऑफ इंश्योर्ड इन शिफ्टिंग फ्रॉम करंट इंश्योरर टू द अनदर इंश्योरेंस कंपनी। कहते हैं वो अगर शिफ्ट करता है एक इंश्योरर कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में तो वो एनसीबी में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं इन द इवेंट ऑफ ट्रांसफ़र द न्यू ओनर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनसीबी एंड हेंस द प्रोपोर्शनेट अमाउंट विल बी रिकवर्ड इफ़ द न्यू ओनर इज़ नॉट प्रेजेंटली एंटाइटल्ड टू द एनसीबी और नॉट एंजॉइंग द एनसीबी। कहते हैं अगर व्हीकल वाले केस में इंश्योर्ड चेंज हो जाता है और जो पहले वाला था उसने एनसीबी ले लिया वो दूसरी नई गाड़ी के लिए, बट जो उसने अगर गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी किसी दूसरे के नाम पर, अगर उस पर इंश्योरेंस चल रही है और उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफ़र करवा ली, ठीक है, और जब ट्रांसफ़र करवाने के बाद उसमें पहले तो एनसीबी चल रहा था बट बाद में उसको जो प्रोराटा बेस पे जी मीन्स के बाकी जो अमाउंट बचेगी उसके प्रीमियम की वो उसको पे करना पड़ेगा उसी इंश्योरेंस के लिए जो उसने ट्रांसफ़र करवाई है, ठीक है। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ एनसीबी। एनसीबी विल बी ट्रांसफर्ड एट द सेम रेट दैट इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड टू गेट फ्रॉम द प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी ऑन द रिन्यूअल और पॉलिसी। कहते हैं वही एनसीबी मिलता है जैसे जिस मतलब एक साल या 2 साल उसने एक क्लेम नहीं लिया तो उसके अकॉर्डिंग उसको एनसीबी मिलेगा और वही इंश्योरेंस कंपनी उसको एनसीबी देगी। द एनसीबी विल बी अवेलेबल प्रोवाइडेड he can produce evidence that he was entitled to no claim from the previous insurance company। कहते हैं एनसीबी तभी अवेलेबल मिलेगा जिसके जब उसके पास कोई एविडेंस होगा कि हाँ जी प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी से उसको एनसीबी मिला है। एविडेंस कैन बी इन द फॉर्म, अभी एविडेंस कैसे हो जाते हैं, रिन्यूअल नोटिस भी होता है। जब रिन्यूअल नोटिस आता है ना उसमें एनसीबी अमाउंट मेंशन की होती है तो वो एज ए, ठीक है, वो एज ए इसको एविडेंस लगा सकते हैं, प्रूफ लगा सकते हैं कि हाँ जी मेरे पास एनसीबी है। अ लेटर कन्फर्मिंग दैट एनसीबी एंटाइटलमेंट फ्रॉम द प्रीवियस इंश्योरर, एक एनसीबी एंटाइटलमेंट लेटर भी मिलता है जिससे वो प्रीवियस इंश्योरेंस पे एनसीबी का पता लग जाता है। अ रिटन डिक्लेरेशन एक रिटन डिक्लेरेशन काइंडली नोट दैट इन द केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन द पॉलिसी विल बी सब्जेक्ट टू कैंसलेशन। रिटन डिक्लेरेशन मीन्स जब पॉलिसी का टाइम होता है प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है या उसमें एक ऑप्शन मतलब एक दिया होएगा कि आपके पास कितना एनसीबी है, यानी कि आपने कोई क्लेम नहीं लिया, हम उसमें अपना अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि हाँ जी मेरे पास 25% एनसीबी था कि मैंने 2 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया, तो वो चीज़ अगर बट कहते इसमें नोट भी दिया है, कहते अगर बाद में क्लेम के टाइम या कभी भी वो पता लगता है कि एनसीबी आपका फेक है तो पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। एनसीबी ऑन सब्सटीट्यूटेड व्हीकल और ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। एनसीबी कहते हैं अगर
मानो किसी भी व्हीकल पे एनसीबी चल रहा है और उसके बाद इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जो एनसीबी चल रहा था उस व्हीकल पर, ठीक है, तो वो उसके उसके स्पाउस को आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा या उसके चिल्ड्रन को या उसकी लीगल हायर को आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। एनसीबी अर्नड बाय द इंस्टीट्यूशन। अभी जिस केस में होता है, जैसे मानो कोई बस है तो वो बस ऑब्वियस इंस्टीट्यूशन के नाम से ही होगी, तो उस केस में अगर उस बस पे ओन डैमेज पर वो चल रहा है, एनसीबी चल रहा है, ठीक है, तो एनसीबी वाले केस में क्या होगा, अगर इंस्टीट्यूशन बाद में अपना व्हीकल को एम्प्लॉई के नाम पे ट्रांसफ़र करवा देता है तो उसका एनसीबी भी एम्प्लॉई के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट उसमें क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है उसको एक रिटर्न कंफर्मेशन देनी होगी कि हाँ जी ये एम्प्लॉई उस टाइम भी व्हीकल चलाता था जब ये एनसीबी अर्नड किया गया है, ठीक है, तो ये एक रिटर्न कंफर्मेशन देगा, उसके बाद ही वो उसका एनसीबी दूसरे जो एम्प्लॉई है उस पर ट्रांसफ़र हो जाए। एक और कंडीशन है, एक तो रिटर्न कंसेंट हो गया और दूसरा ये है कि उसको जो ओनरशिप है वो भी ट्रांसफ़र करवानी होएगी फ्रॉम द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, ठीक है, तो इसके बाद उसका एनसीबी भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, मीन्स इंस्टीट्यूशन टू द एम्प्लॉई उसका एनसीबी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। देन अलाउइंग लेसर एनसीबी, ये कुछ ओल्ड व्हीकल के लिए है, जैसे कहते हैं इन प्रैक्टिस ऑफ फ्री इंश्योरर, कहते कुछ इंश्योरर ऐसे प्रैक्टिस करते हैं जैसे वो एनसीबी कम देते हैं टेबल से, ठीक है, एंटाइटल फॉर ट्रांसफ़र, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो 3 साल ओल्ड प्राइवेट कार है सेंट्रो, एक 3 साल पुरानी सेंट्रो कार है जिसका एनसीबी बनता है 45% एनसीबी एंटाइटलमेंट इज़ अलाउड, ठीक है, अलाउड ओनली 25% एनसीबी बाय द ट्रांसफ़र इंश्योरर, ठीक है। अगर उसमें ट्रांसफरी इंश्योरर, अगर उसमें इंश्योरर चेंज कर दिया तो जो नेक्स्ट उसमें जाएगा तो उसको कम एनसीबी देंगे। अगर सेम इंश्योरर में चल रहा है तो वो उसको उसकी स्लैब के अकॉर्डिंग, बट कई इंश्योरर प्रैक्टिस करते हैं कि उसमें ट्रांसफ़र के टाइम उसमें 5-10% कम कर देते हैं। जैसे इसमें तीन साल ओल्ड एग्जांपल दिए, जैसे उसमें 45% बनता था बट दूसरी कंपनी उसको 25% दिया, तो वो कम भी कर देते हैं। There is also practice to allow lesser NCB on the substitute vehicle belonging to the different subclass। और अगर सब्सटीट्यूशन में भी होता है, मानो कोई व्हीकल है, एनसीबी पहले 50% था और उसके बाद उसने गाड़ी चेंज कर ली, ठीक है, उस एक एनसीबी एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट लेके, ठीक है, और दूसरे पे उसने उसको एनसीबी ट्रांसफ़र करना चाहा तो उसको कुछ केसेस में उसको कम एनसीबी मिलेगा, ठीक है। कहते हैं मारुति 800 प्राइवेट कार इज सब्सटीट्यूटेड बाय मर्सिडीज़ बेंज। मानो मारुति 800 प्राइवेट कार थी और उसके बाद उन्होंने मर्सिडीज़ बेंज ली थ्रू द एनसीबी एंटाइटलमेंट 50%, और पहले मारुति 800 के पास 50% एनसीबी था, बट सब्सटीट्यूशन के बाद जब ट्रांसफ़र हुई तो उसको ओनली 35% मिला। यही उसकी एग्जांपल है। मीन्स कि कई कंपनियां या कई इंश्योरेंस की ये प्रैक्टिस है कि वो एनसीबी कम कर देते हैं ट्रांसफ़र के टाइम। नेक्स्ट है एनसीबी ऑफ द व्हीकल्स सोल्ड बट नॉट रिप्लेस्ड। कहते हैं अगर व्हीकल इज सोल्ड, अगर सोल्ड बेच दिया जाए बट नॉट रिप्लेस्ड इमीडिएटली, द एनसीबी अर्नड कुड बी क्लेम्ड विद इन द 3 years ऑफ द कैंसलेशन ऑफ द पॉलिसी सोल्ड। अगर कहते हैं व्हीकल बेच दिया बट एनसीबी अर्नड जो है वो इमीडिएटली रिप्लेस्ड नहीं किया, ट्रांसफ़र नहीं करवाया, तो उसको 3 years का टाइम मिलेगा जो लास्ट पॉलिसी कैंसिलेशन की थी उसके बाद, फॉर एनी फ्रेश इंश्योरेंस, अलग से फ्रेश इंश्योरेंस के लिए। इन प्रैक्टिस इंश्योरेंस इज नाउ अलाइंग लेसर एनसीबी दैन द एंटाइटल, कीपिंग इन माइंड सब क्लासेज इन्वॉल्व्ड इन 2 व्हीलर्स कमर्शियल कैटेगरी एंड डिस्काउंट एंड एंटाइटल्ड पीरियड फॉर सच क्लासेज हैव बीन curtailed इन प्रैक्टिस। को कहते जो अभी जो बंदे ने बाद में ट्रांसफ़र करवाता था उसमें उसको जो एनसीबी है वो लेसर अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हम ऊपर एग्जांपल दिए तो उसी तरह। नेक्स्ट है हमारा कंपलसरी डिडक्टिबल्स GR40। तो क्लेम अंडर ओन डैमेज सेक्शन, जो ओन डैमेज सेक्शन में ही वो कंपलसरी एक्सेस कटता है। कहते हैं जो ओन डैमेज पॉलिसी है जो सारी क्लासेस को कवर करती है, चाहे 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, प्राइवेट कार है, टैक्सी है या कमर्शियल है,
ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में वो कंपलसरी एक्सेस कटेगा, इंक्लूडिंग वेयर रिस्ट्रिक्टेड कवर एज पर द GR45 A/B ग्रांटेड। फायर वो A/B है, मतलब GR हम पहले पढ़ के हटे हैं ना, A या GR45A हो या GR45B हो, जिसमें फायर एंड लॉस थेफ्ट होता है। ये कौन से हैं? लेड अप वाले, ठीक है। लेड अप वाला वो है ना, अगर हमारा व्हीकल फ्री खड़ा हुआ है तो उस पर भी कहते हैं वो कंपल्सरी एक्सेस कटेगा, सब्जेक्ट टू कंपल्सरी डायरेक्टिव एज फॉलो। प्राइवेट कार में कितना कंपल्सरी कटता है? कहते अगर 1500 सीसी से नीचे है तो 1000 कंपल्सरी एक्सेस कटेगा। कंपल्सरी एक्सेस क्या होता है कि जब हम क्लेम लेते हैं और हमें जो अमाउंट क्लेम के टाइम पे करनी पड़ती है हमारे, ठीक है, क्लेम जब हमें पे होता है तो हमें एक अमाउंट पे करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं कंपल्सरी एक्सेस, ठीक है। वो हर एक टाइम में पर क्लेम में वो रहती है। जैसे 1500 सीसी वाले व्हीकल में 1000 है और अब 1500 सीसी तो 2000, ठीक है। मोटराइज्ड टू व्हीलर में डिडक्टिबल है 100%, यानी कंपल्सरी एक्सेस है 100, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल में यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, तो कमर्शियल व्हीकलों को यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कमर्शियल व्हीकल, टैक्सी एंड 3 व्हीलर, गुड्स कैरिंग व्हीकल्स, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स, मिसलेनियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स कहते हैं नीचे एक फॉलोइंग टेबल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो कंपल्सरी एक्सेस कटता है। फिर भी कहते हैं उसी अकॉर्डिंग वो चार्ज किया जाता है, बट कई इंश्योरेंस की डिडक्टिबल्स जो अमाउंट है वो डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द कैटेगराइजेशन ऑफ द व्हीकल। जैसे टाटा क्वेल्स है, टाटा सुमो है, या कोई कमर्शियल व्हीकल है, ये टाटा सुमो, ये क्वेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है ना, तो मे बी इसकी वजह से इसका कंपल्सरी एक्सेस थोड़ा सा ज़्यादा है, हो सकता है। कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंश्योरर। तो अभी जो कमर्शियल व्हीकल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कंपल्सरी एक्सेस बताया है एक्सेस। तो टैक्सीज़ में नोट एक्सीडिंग 1500 सीसी तो 500, उसमें 500 डिडक्टिबल्स लगेगा, पे करना पड़ेगा क्लेम के टाइम। एक्सीडिंग 1500 सीसी 1000, ठीक है। गुड्स कैरिंग व्हीकल में अगर 7500 kg ग्रोस व्हीकल वेट है, मतलब उसके नीचे नीचे है तो 500, अगर 7500 kg किलोग्राम ग्रोस व्हीकल वेट है और 16500 के बीच बीच में है तो 1000, अगर 16500 ग्रोस व्हीकल वेट से ज़्यादा है तो उसे 1500 एक्सेस पे करना पड़ेगा। पैसेंजर कैरी में अगर 17 पैसेंजर हैं, 17 पैसेंजर से कम है तो 500, 17 से 36 पैसेंजर के 17 पैसेंजर से 36 पैसेंजर के बीच बीच में है तो 1000, अगर 36 पैसेंजर से ज़्यादा है तो 15%। मिसलेनियस क्लास का है कि उसमें 0.5% ऑफ IDV सब्जेक्ट टू मिनिमम 2000। मिसलेनियस क्लास में मिनिमम 2% रहेगा और उसकी IDV का 0.5% हो सकता है, या तो मिनिमम 2000 है, ठीक है, या उसकी IDV का 0.5% है। तो ये जो टेबल है ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने याद करना है। एंडोर्समेंट फॉर द कमर्शियल व्हीकल इंक्लूडिंग टैक्सी एंड 2 व्हीलर्स फॉर द कैरिंग पैसेंजर्स IMT 21 एंड 22, ठीक है। फॉर द प्राइवेट कार जो IMT 21 एंड 22 के लिए वो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, ठीक है, बट उसमें 2 व्हीलर टैक्सीज़ ये पैसेंजर कैरिंग नहीं है, ठीक है। फॉर प्राइवेट कार 3 व्हीलर रिलेटेड एज ए प्राइवेट कार, 2 व्हीलर्स एंड टैक्सी IMT 23। एक्सक्लूजन अंडर ए, ये ए है, ये बी है। कहते हैं इंक्लूजन जिसमें एक्सक्लूशंस होती हैं और ऐड करवाते हैं, उसमें आई एंडोर्समेंट होती है 21 की, कैन बी री इंस्टेटेड एज ए एडिशनल प्रीमियम। तो उसमें एडिशनल प्रीमियम 50% पे करके उसमें IMT 23 लगती है, ठीक है, ए में। नेक्स्ट है वॉलंटरी एक्सेस। वॉलंटरी एक्सेस क्या होता है? जब इंश्योर्ड चाहता है कि जब क्लेम आता है तो उसका कुछ अमाउंट वो खुद बेयर करे OD क्लेम में, तो वो अगर वो चाहता है ऐसे तो उसमें उस कंपल्सरी एक्सेस को एक्स्ट्रा उसका कंपल्सरी एक्सेस बढ़ जाता है और उसका प्रीमियम जब उसमें इंसेप्शन टाइम होता है, मीन जब वो उसकी पॉलिसी स्टार्ट होती है तो प्रीमियम के टाइम उसका प्रीमियम कम हो जाता है,
ठीक है। मीन्स के वो कहता है कि हाँ जी, जब मेरा क्लेम आएगा तो मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हूँ कंपलसरी एक्सेस के साथ। मानो 1000 प्राइवेट कार में कंपलसरी एक्सेस है, ठीक है, बट और पॉलिसी के टाइम उसने कुछ एडिशनल मतलब प्रीमियम अपना कम करवा लिया तो उसको वॉलंटरी एक्सेस भी ऐड हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये कहते हैं ये जो वॉलंटरी एक्सेस वाला डिस्काउंट दिया जाता है वो 2% से लेके 30% तक रहता है, ठीक है, ओडी प्रीमियम में। और कैप ऑन डिस्काउंट वैल्यू बीइंग 3000, ठीक है। व्हीकल सब्जेक्ट टू हायर परचेज GR19 IMT 5, लीज व्हीकल्स GR20 IMT 6। तो GR90 IMT 5 है और जो GR जनरल रेगुलेशन 20 है वो हमारा इंडियन मोटर टैरिफ 6 है। कहते हैं जो सारी पॉलिसीज एंड सर्टिफिकेट्स आर इशूड इन द नेम ऑफ हायरर लीजेज। जो सारी पॉलिसीज रहेंगी, जो सर्टिफिकेट्स रहेंगे, वो जो हायरर हैं या जिन्होंने वो हायर की हुई है या लीज पे ली हुई है उसी के नाम पे वो पॉलिसी या सर्टिफिकेट इशू होगा। जो पॉलिसीज आर नॉट इशू इन द जॉइंट्स नेम, और जो पॉलिसी जॉइंट नेम है, द पॉलिसीज आर नॉट इशू इन द जॉइंट नेम। कभी भी कहते हैं जो पॉलिसी हैं, जो सर्टिफिकेट है, वो जॉइंट नेम में कभी भी इशू नहीं होगा। द ओनर्स या लीजर्स, जो ओनर है या जिसने गाड़ी ली है किराए पे, इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द इशू ऑफ एन इंडोर्समेंट। जो उसका इंटरेस्ट है वो इंडोर्समेंट द्वारा उसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्हीकल से सब्जेक्ट टू हाइपोथिकेशन GR21 और ये IMT है 7। कहते हैं जो पॉलिसी आर इशूड इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड ओनर। जो पॉलिसी है वो हमेशा रजिस्टर्ड ओनर के नाम पे ही होती है, बट जो इंटरेस्ट होता है वो हाइपोथिकेटी का प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रू द इंडोर्समेंट, ठीक है। मीन्स के इंडोर्समेंट में हाइपोथिकेशन के बारे में डिटेल में होगा और उसका इंटरेस्ट वहाँ पे शो किया जाएगा। कहते इन ऑल द अबव केसेस द कवरेज ऑफ PA फॉर द ओनर ड्राइवर विल बी इन द इंश्योर्ड नेम इन द पॉलिसी, ठीक है। जो PA कवर है ओनर ड्राइवर वो उसका इंश्योर्ड के नाम पे ही रहेगा, ठीक है। हाइपोथिकेटी क्या है, जिससे हमने लोन लिया है, जो जिसने हमें लोन दिया है वो हाइपोथिकेटी है, ठीक है। कहते हैं उसका इंटरेस्ट एंडोर्समेंट में शो किया जाएगा पॉलिसी के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफ़र GR70 IMT 3। ट्रांसफ़र ऑफ द व्हीकल है ये हमने ना पहले 3rd चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ के आए हैं कि कैसे ट्रांसफ़र के 1st चैप्टर में पढ़ा है जिसमें ग्रेस पीरियड होता है, आपको याद होगा, विदिन 40 डेज़ का टाइम होता है ट्रांसफरेशन का। कहते हैं ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप, जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है तो लाइबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो जाती है एक तरह से, ठीक है। और इन द फेवर ऑफ द न्यू ओनर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है। और अगर वो उसको अगर जो मतलब थर्ड पार्टी उसको ट्रांसफ़र करवानी पड़ती है, वैसे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है, बट उसको अपने नाम पे वो पॉलिसी बनवानी पड़ती है, ठीक है। और वो जो पैकेज पॉलिसी है वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। और जो ट्रांसफ़रर है वो मस्ट अप्लाई, उसको कहते हैं 14 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना ही होता है जब से डेट ट्रांसफ़र हुई है, इन द राइटिंग अंडर द रिकॉर्डेड डिलीवरी ऑफ द इंश्योरर, ठीक है। मीन्स कि हमने आज गाड़ी ट्रांसफ़र करवा ली अपने नाम से, तो नेक्स्ट 14 डेज़ में उसको ट्रांसफ़र करवाना होगा पॉलिसी को भी, ठीक है। इंश्योर्ड द व्हीकल विद द डिटेल ऑफ द रजिस्ट्रेशन द व्हीकल, द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द व्हीकल। कहते हैं जो हमें अभी रिटर्न में ना एक पूरी डिटेल लिख के इंश्योरेंस को देनी पड़ेगी, वो 14 दिनों में, वो कौन सी है। कहते इंश्योर्ड कौन था, हु इज़ द इंश्योर्ड ऑफ द व्हीकल, पहले कौन है, विद द डिटेल ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल, गाड़ी का नंबर हो गया, डेट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द व्हीकल, कब गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही है, प्रीवियस ओनर, उसका प्रीवियस ओनर कौन है व्हीकल का, उसका नंबर क्या था, एंड डेट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, और इंश्योरेंस पॉलिसी की डेट होगी, सो दैट उसी के बिहाफ पे जो नेसेसरी चेंजेस होएंगे तो वो आगे जो नया इंश्योरर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगा अंडर द प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। द सर्टिफिकेट इशू टू द प्रीवियस इंश्योर्ड इज़ सरेंडर्ड, और जो पीछे वाला जो पहले वाला इंश्योरेंस रहेगी, पॉलिसी रहेगी, वो सरेंडर्ड की जाएगी, वो दे दी जाएगी नए इंश्योरर को। कहते हैं जो पैकेज पॉलिसी है, ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी वाला, जो अगर पैकेज पॉलिसी है, ट्रांसफ़र ऑफ द ओन डैमेज, जो ओन डैमेज वाली पॉलिसी है, ठीक है,
section the policy in the case of a package policy in the case of a package policy own damage section of the policy in the favor of a transferee is made only of the receipt of the specific request। ठीक है, लाइबिलिटी एक तरह से ऑटोमेटिक हम पीछे पढ़ के आए ना कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है, बट उसको सारी डिटेल इंश्योरर को देनी पड़ती है, ये वाली जो हमने पढ़ी है। बट ऑन डैमेज में क्या होता है कि ऑन डैमेज तभी ट्रांसफ़र होगा जब एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होगी उसके लिए। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में क्या होगा, एक तो एक एक्सप्लिसिट कंसेंट होगा, यानी कि एक डायरेक्ट कंसेंट होगा ट्रांसफरर का कि हाँ जी उसने ट्रांसफ़र करवाना है। इफ़ द ट्रांसफरी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू द एनसीबी, अगर ट्रांसफरी के जो ट्रांसफ़र कर रहा है, जो ट्रांसफरी का एनसीबी है, तो वो अपना एनसीबी तो ले लेगा, बट जो नया वाला बंदा है ट्रांसफरी है, ट्रांसफरर का एनसीबी है, वो ले लेगा। जो जिसने अभी गाड़ी ली है उसमें उसका एनसीबी उसको कट के आएगा, यानी कि उसको जो बाकी बची अमाउंट है वो उसको देनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को। वो मीन कि इंश्योरर है, जो बाकी बची अमाउंट वो रिकवर कर लेगा, क्योंकि जो पहले वाला ओनर था उसका एनसीबी था वो लेके चला गया। अभी नए ओनर को तो एनसीबी जो एनसीबी वाली अमाउंट है वो रिकवर करवानी पड़ेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिकवर कर लेगी प्रोपोर्शनेट अमाउंट के अकॉर्डिंग, मतलब जितना उसका प्रीमियम बनता है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफ़र कर लेगी। और इसके लिए कहते हैं कि फ्रेश प्रपोजल फॉर्म फिल किया जाता है, ठीक है, सारे ट्रांसफ़र के लिए। और साथ ही साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस भी लगती है जब हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इशू करवाते हैं। कहते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पैकेज पॉलिसी, कहते हैं जब पैकेज पॉलिसी ट्रांसफ़र होती है तो सेल्स एंड सरेंडर एज ए एविडेंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और उसमें प्रीवियस इंश्योरेंस कहते हैं इंसेंशियल होती है, मीन्स के बहुत ज़रूरी होती है। सरेंडर ऑफ द प्रीवियस सर्टिफिकेट इज़ इंसेंशियल। एक तो एविडेंस लगेगा सेल्स का, ठीक है, सेल की, हाँ जी हमने परचेज़ कर लिया। दूसरा प्रीवियस इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट लगेगा, जो कहते हैं बहुत इंसेंशियल है। इफ़ फॉर एनी रीज़न, अगर कहते किसी कारणवश जो प्रीवियस सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है वो सरेंडर नहीं किया जा सकता, तो उस केस में एक प्रॉपर डिक्लेरेशन होगी कि हाँ जी हमने गाड़ी खरीद ली है और एक न्यू सर्टिफिकेट इशू किया जाए, उसके अकॉर्डिंग वो न्यू सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, ठीक है। बस इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस लगती है ना अगर हम ट्रांसफ़र करवाते हैं, थोड़े से चार्जेस। ओके, चेंज ऑफ व्हीकल्स GR18, कहते हैं जो इंश्योर्ड व्हीकल अंडर द पॉलिसी कैन बी सब्सिट्यूटेड बाय एन अदर व्हीकल ऑफ द सेम क्लास सब्जेक्ट टू द एविडेंस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द कवर। जो बंदा है चेंज ऑफ व्हीकल एज पर द GR18, जो इंश्योर्ड व्हीकल है, ठीक है, वो उसको चेंज कर सकता है दूसरे व्हीकल में, मीन्स कि एक नया व्हीकल ले सकता है, बट उसको एक सेम क्लास का उसको एविडेंस देना पड़ता है कि हाँ जी ये उसी सेम क्लास की कॉन्टिन्यूशन है, ये जानने की 1500 सीसी वाली गाड़ी है या कुछ भी ऐसे। तो एडजस्टमेंट ऑफ द प्रीमियम इफ़ एनी, अगर कुछ फिर भी अलग होता है तो प्रीमियम में एडजस्टमेंट हो जाती है। इफ़ एनी प्रो राटा बेसिस द डेट ऑफ सब्सटीट्यूशन IMT4 फॉर द बैलेंस्ड पीरियड ऑफ द पॉलिसी, अगर कुछ चेंज होता है उसमें तो उसमें प्रीमियम में भी चेंज होगा। अगर मानो सेम क्लास की नहीं है तो उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं प्रो राटा बेसिस पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टोइंग चार्जेस। टोइंग चार्जेस क्या है? टोइंग चार्जेस वो हैं जब गाड़ी गाड़ी का कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी हम वहाँ से उठा के वर्कशॉप तक लेके जाते हैं या वर्कशॉप से घर तक लेके जाते हैं, तो वो वाले चार्जेस को हम टोइंग चार्जेस मीन्स गाड़ी खींच के लेके जाते हैं तो टोइंग चार्जेस कहते हैं। उसका टेबल दिया हुआ है इस पे कि कितना कितना टोइंग चार्जेस लगेगा कौन सी गाड़ी पर, ठीक है। प्राइवेट कार में कितना टोइंग चार्जेस मिलेगा कौन सी गाड़ी पर, ठीक है। तो प्राइवेट कार में कहते हैं 1500 तक, सिर्फ 1500 तक, यानी कि 1500 टोइंग चार्जेस मिलते हैं। टू व्हीलर में 300 टोइंग चार्जेस मिलेंगे। कमर्शियल व्हीकल में कमर्शियल व्हीकल अगर पैसेंजर कैरिंग होएगा ना कुछ टू व्हीलर कमर्शियल में तो उसमें 300, थ्री व्हीलर में 750, थ्री व्हीलर्स ये वेरी करेगा 751, 751 टू
1500 टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है। टैक्सी में अप टू 1500 1500, दूसरे टैक्सी में इसमें भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई 1500 to 3000 टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। अदर कमर्शियल व्हीकल्स अप टू 10,000 टर्म एंड कंडीशन, दूसरे कमर्शियल में 10,000 से 20,000 तक, ठीक है। और मोटर ट्रेड पॉलिसी में 300 और मोटर ट्रेड पॉलिसी 301 to 500 टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। नेक्स्ट हमारे हैं सबमिशन ऑफ स्टैटिक GR, ये जी सबमिशन ऑफ स्टैटिक है GR 48, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन मोटर टैरिफ है GR 49। ये दिया हुआ है रेफरेंस ऑफ TAC सर्कुलर नंबर MOT 8/2002 डेट 16/12/2000। जो इंडियन मोटर टैरिफ में ये दोनों दिए हुए हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, डाउनलोडिंग का मैंने पहले बताया है ना, तो आप इसको फिर भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये पढ़ भी सकते हैं। ये TAC क्या है? टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। जो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का सर्कुलर है 16 दिसंबर 2002 को हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये उसमें डिटेल में दी हुई है, बुक में नहीं दिया, उसमें पढ़ दी लिखा हुआ है। नेक्स्ट मोटर पॉलिसी प्रीमियम कंप्यूटेशन। अभी मोटर पॉलिसी प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो है, जिस हमारी अगर आपने पॉलिसी देखी होगी तो जो हमारी पॉलिसी है उसमें एक ऐसा टेबल होता है, एक ऑन डैमेज का सेक्शन होता है जिसको हम सेक्शन ए भी कहते हैं, और एक थर्ड पार्टी होता है जो सेक्शन बी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसमें ये जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग इसके सामने वो अमाउंट लिखी जाती है प्रीमियम की, जैसे बेसिक ओडियम प्रीमियम 500, बायोफ्यूल किट इतना, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इतना, अगर एड ऑन कुछ रहेगा तो वो, और टोटल प्रीमियम। और उसी तरह ये थर्ड पार्टी में भी बेसिक जो थर्ड पार्टी प्रीमियम है वो, बायोफ्यूल का वो, पैसेंजर अगर पैसेंजर है तो पैसेंजर लाइबिलिटी यहाँ पे आएगी, अदर लाइबिलिटी ये आएगी, ड्राइवर की, ओनर ड्राइवर कंडक्टर कूलीज एक्सेट्रा की लाइबिलिटी यहाँ पे आएगी, और टोटल प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। आगे थोड़ा सा और दिया हुआ है, डिस्काउंट रहेगा तो इसमें मेंशन किया जाएगा। वॉलंटरी एक्सेस में भी ये ऑन डैमेज में ऑटोमोबाइल, ठीक है, कोई एसोसिएशन मेंबरशिप है तो उसका अकाउंट रहेगा, जैसे 5% होता है ना, हमें पीछे पढ़ के आए तो एंटी थेफ्ट डिवाइस लगी होगी तो उसका डिस्काउंट मिलेगा। नो क्लेम बोनस है 25% है, 20 है, 35% है, वो रहेगा, और टोटल किया जाएगा, और टोटल प्रीमियम आपका हमारा OD का A वाला आ जाएगा। और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी में अगर नॉन पेइंग पैसेंजर है तो वो मेंशन हो गया, पर्सनल एक्सीडेंट कवर है उसका प्रीमियम आ गया, ओनर ड्राइवर का है उसका आ गया, अगर कोई पैसेंजर्स हैं या पे ड्राइवर है वो आ गया, अननेम्ड पैसेंजर के लिए उसका प्रीमियम आ गया, और हमारा B प्रीमियम थर्ड पार्टी का प्रीमियम ये आ गया, और A+B जो ऑन डैमेज का और थर्ड पार्टी का प्रीमियम कैलकुलेट उसको प्लस करके हमारा टोटल प्रीमियम आ जाएगा कि कितना प्रीमियम बनता है। अभी प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रीमियम कहते हैं प्राइवेट कार में, ठीक है, ऑन डैमेज प्रीमियम वाज बेस्ड ऑन द, प्राइवेट कार में कहते हैं बेस होता है जोन के ऊपर, ठीक है, जोन के ऊपर क्यूबिक कैपेसिटी एज ऑफ द व्हीकल, जोन है जैसे जोन 1 मेजर सिटीज़ हो गया, जोन 2 रेस्ट ऑफ द इंडिया हो गया, ठीक है। तो जो ये कहते हैं जो चार्ट दिया था ऊपर, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सब में सेम होता है, थोड़ी सी वेरिएशन होती है कईयों में, ठीक है, कुछ कमर्शियल में कुछ थोड़ी बहुत ही वेरिएशन होती है, वेरिएशन मीन्स थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बाकी सारा सेम होता है। ये वाला ऊपर जो चार्ट दिया है ये शेड्यूल है जैसे प्रीमियम का है ना वैसे। तो प्राइवेट कार में इसके अकॉर्डिंग होता है, बिलो 100 cc है तो इतना लगेगा, 100 से 1500 cc है क्यूबिक कैपेसिटी है तो इतना प्रीमियम, और ओवर 1500 cc है तो इतना प्रीमियम। ये एज का भी यही है, ठीक है। अगर कहते हैं जिसका जैसे जैसे प्रीमियम है उसके सामने लिखा जाता है, ठीक है, तो वही अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के सामने, NCB है तो NCB के सामने, और उसी अकॉर्डिंग वो बंदा अपना पे करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे जिसका है उसके सामने लिखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। जो टोटल प्रीमियम रहेगा आगे, टोटल OD TP वुड बी फाइनल प्रीमियम मोटर प्रीमियम, और दोनों ऐड करके वो मोटर प्रीमियम हमारा फाइनल आ जाएगा। एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, आप पढ़ लेना, आप खुद को आपको समझ आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो नॉर्मल ही है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन की हुई है, आप एक बार जस्ट देख लेना इसको, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो आप इसको।
नेक्स्ट टू व्हीलर, अ सिमिलर प्रैक्टिस वुड बी अडॉप्टेड। टू व्हीलर में भी सिमिलर कैलकुलेशन होती है, कमर्शियल में भी ऑलमोस्ट सेम होती है, बट इसमें क्या होता है कमर्शियल व्हीकल में, इसमें 3 जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं। जोन 1 है मेट्रो सिटी, दूसरा है अदर स्टेट्स, तीसरा है रेस्ट ऑफ द इंडिया, दूसरे पूरा इंडिया। कहते हैं यहाँ पे सीसी की बजाय ग्रॉस व्हीकल वेट को कंसिडर किया जाता है फॉर द गुड कैरिंग व्हीकल में, और जो पैसेंजर कैरिंग व्हीकल होता है वो उसमें वुड बी अप्लाई फॉर पैसेंजर, उसमें देखा जाता है कि कितने पैसेंजर्स हैं। टैक्सीज में जैसे 6 पैसेंजर हैं, प्राइवेट कार सिस्टम वुड बी अप्लाइड। जैसे थर्ड पार्टी कवर है, एक्स्ट्रा फॉर पैसेंजर लाइबिलिटी इज़ टू बी चार्ज, जो एक्स्ट्रा रहेगा पैसेंजर के लिए लाइबिलिटी चार्ज वो चार्ज किया जाएगा प्रीमियम में थर्ड पार्टी में। दिस वुड बी रजिस्टर्ड पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी, ये जो कैपेसिटी बता रहा है पैसेंजर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। फॉर अदर पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स द ओडी प्रीमियम क्राइटेरिया इज़ बेस्ड ऑन द जोन फॉर अप्लाइंग व्हीकल, जो अदर पैसेरिंग कैरिंग पैसेंजर्स हैं वो उसका ओडी प्रीमियम कैलकुलेट करने का तरीका होता है। कहते हैं जोन ऑन अप्लाइंग व्हीकल कौन सा जोन है, किस कितना पैसेंजर कैरी कर सकता है उसकी कैपेसिटी होगी, और व्हीकल कितनी है एज की। कहते हैं द लाइबिलिटी सेक्शन, अब जो थर्ड पार्टी सेक्शन है जहाँ लाइबिलिटी सेक्शन है उसमें एडिशनल फॉर लाइबिलिटी ऑफ द पैसेंजर इज़ ऑल्सो चार्ज्ड कंपल्सरली, जो एडिशनल पैसेंजर रहेगा उसकी लाइबिलिटी चार्ज की जाएगी लाइबिलिटी सेक्शन में। लाइबिलिटी फॉर द ड्राइवर एंड द कंडक्टर इज़ ऑल्सो टू बी चार्ज, वो अलग रहेगी ड्राइवर और कंडक्टर की। ड्राइवर तो ड्राइवर और कंडक्टर जो ड्राइवर का हेल्पर होता है वो कंडक्टर हो गया, है ना, तो उसकी अलग से प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। अदर प्रीमियम इज़ एज़ पर द प्राइवेट कार सिस्टम, और दूसरा प्रीमियम रहेगा वो प्राइवेट कार सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होगा। हमारे इसी सेक्शन का लास्ट पॉइंट है ये गुड्स कैरिंग व्हीकल्स ग्रॉस व्हीकल वेट। कहते हैं इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये रिप्लेस्ड, ये एक तरह से कैरिंग कैपेसिटी बताता है ना, गुड्स व्हीकल में ऑलमोस्ट भी कितना वो गुड्स कितनी कैरी कर सकता है वो हो गया। कहते हैं इस केस में जो लाइबिलिटी सेक्शन है, ठीक है, वो ड्राइवर की लाइबिलिटी के अलावा जो बंदे हैं वहाँ पे उसमें काम कर रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं या अनलोडिंग कर रहे हैं, कहते हैं उनको भी रिक्वायर होता है कवर करने के लिए, ठीक है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था एज पर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, है ना, उसके अकॉर्डिंग। जो नंबर इज़ परमिटेड बाय द आरटीए, जो रीजनल ट्रांसपोर्टेशन जो नंबर होता है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा परमिट होता है। कहते हैं इन द नॉर्मल कोर्स परमिटेड टोटल एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग द ड्राइवर इज़ 6 पर्सन, वो कहते हैं एम्प्लॉय को ड्राइवर को साथ मिलाकर एम्प्लॉय में भी मतलब ये टोटल 6 पर्सन होने चाहिए। हमने फिर मैं याद कराता हूँ ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हमने पढ़ा है ना 1923 वाला, तो उसमें है ये ड्राइवर को मिला के 6 एम्प्लॉय होने चाहिए। कहते हैं कुछ केसेस में जो कुछ खास अलग केसेस होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में मोर में भी परमिटेड, कुछ इससे भी ज़्यादा परमिट किए जाते हैं। टू बी वेरीफाइड फ्रॉम द आरसी बुक, जो कि आरसी बुक से वेरीफाई किए जाएंगे। कवर फॉर द ओनर ऑफ द गुड्स एज नॉन फेयर पैसेंजर इज़ ऑल्सो टू बी चार्ज, और जो ओनर है उसको एज ए नॉन फेयर पैसेंजर बोला जाएगा, ठीक है, और उसका भी प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। अदर कवर आर एज पर द प्राइवेट कार सिस्टम, और जो दूसरे कवर रहेंगे वो नॉर्मल प्राइवेट कार के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही रहेंगे।